हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य वर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस पे। तो ये एक मॉडर्न फिजिक्स की लेक्चर सीरीज होने वाली है जिसमें हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट करेंगे कि ब्लैक बॉडी होता क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिवील करता है। और ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीएससी फिजिक्स कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं या जो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में पहले हमें सिर्फ लाइट के वेव नेचर के बारे में ही पता था। ये एक पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिवील करा। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास एक मेटल पीस है, कोई भी मेटल है, उसको अगर तुम हीट करोगे तो इनिशियली वो कैसा दिखेगा, रेड। फिर हीट करोगे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर वो येलोइश, फिर वो वाइट। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम था तो वो रेड दिख रहा है। रेड मतलब हायर वेवलेंथ, मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। मीन्स कम टेम्परेचर पे वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशन को एमिट आउट कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन भी इंक्रीज होती जाती है। तो जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट या हम लोग ही जो भी तुम देख रहे हो वो हमेशा कोई ना कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, लेकिन इस रूम टेम्परेचर पे वो रेडिएशन जो है इंफ्रारेड रीजन में फॉल होता है, जिसकी वजह से हम उस चीज को देख नहीं पाते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कंप्लीटली सारे रेडिएशन को ना तो एब्जॉर्ब कर सकता है ना ही एमिट कर सकता है। लेकिन एक ऐसी आइडियल बॉडी जिस पे पड़ने वाले सारे रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर ले, और जैसे उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इंक्रीज हो, वो क्या कर दे, सारे रेडिएशन को एमिट आउट कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी। और इस बॉडी से जो रेडिएशन एमिट आउट होती है उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इस चीज को समझने के लिए एक्सपेरिमेंटली ब्लैक बॉडी को एक हॉलो कैविटी की तरह अज्यूम किया गया कि ये एक हॉलो कैविटी है, ये इसका वॉल है जो कि एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर की तरह काम करता है। और इसमें कोई भी रेडिएशन जैसे ही इंसिडेंट करता है, होता क्या है कि ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से इसमें कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो यही था ब्लैक बॉडी ना, कि उसमें कोई भी रेडिएशन फॉल हो वो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो इसका जब स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया गया, देखो, इसका जब स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया गया, स्पेक्ट्रम का ये मतलब हुआ कि ये इसकी एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी से, मतलब कि ये एक यूनिट वॉल्यूम से कितनी एनर्जी जो है रेडिएट आउट हो रही है, उसका ग्राफ प्लॉट किया गया किसके रिस्पेक्ट में, फ्रीक्वेंसी में। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता था। ठीक है, मतलब पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होता जाता। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था रेले एंड जीन्स। ठीक है, रेले और जीन्स दो साइंटिस्ट हैं। मैं लिख देता हूँ, रेले एंड जीन्स। ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, इस स्पेक्ट्रम को जो अभी मैंने ड्रॉ करा था। ठीक है, तो उन्होंने ये अज्यूम किया कि ये जो लाइट या जो रेडिएशन इसमें फॉल हो रहा है, वो इससे जब टकरा रहा है तो वापस आ रहा है। तो एक बात बताओ, जैसे ये एक कोई वॉल है, इससे कोई भी वेव ऐसे जाके टकराएगी, ये वापस ऐसे ऐसे वापस आएगी, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि रेले ने जीन्स ने ये अज्यूम किया कि जो इसमें वेव बन रही है ना, वो एक स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव मतलब वो स्टेशनरी वेव है, जिसका मतलब यू वेव इस तरीके से कुछ बन रही है। ठीक है, जिसका ये जो नोड है, जो ये नोड है ये वॉल पे लाई कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जो नोड है वॉल पे, वो नोड मतलब होता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो ये एक स्टैंडिंग वेव है जिसका नोड जो है वॉल पे लाई कर रहा है। अब एक बात बताओ, जैसे ये रेडिएशन इससे स्ट्राइक करेगा, ये कुछ अपनी एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस होने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी कम होगी, मतलब वेवलेंथ भी चेंज होगा। वेवलेंथ चेंज होने का क्या मतलब है कि पहले ऐसे वेव बन रही थी, अब शायद और छोटी हो जाए, ऐसे वेव बनने लग जाए। पहले दो वेव बनती थी, अब चार वेव बनने लग जाए, है ना। मतलब क्या हुआ कि हर एक स्ट्राइक से क्या हो रहा है, उसकी एनर्जी लॉस हो रही है, जिसकी वजह से इसका वेवलेंथ जो है एक पर्टिकुलर रीजन में चेंज होता जा रहा है। मतलब नंबर ऑफ वेव कितना फॉर्म हो रहा है, पहले दो बन रहे थे अब इतने बनने लग गए। ठीक है, तो रेले जीन्स, देखो इसका मोटिव क्या है, हमें क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब क्या है कि एक यूनिट वॉल्यूम से कितनी एनर्जी एमिट आउट हो रही है। तो उतनी एमिट होगी जितना वो एब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि ब्लैक बॉडी है। तो रेले जीन्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम ये फाइंड आउट कर लें कि लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा में कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो रहे हैं। और
वो कैलकुलेट करने के बाद हम ये फाइंड आउट कर ले कि एक स्टैंडिंग वेव से कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो रेले जीन्स ने ये सोचा कि एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म होगा इसके अंदर। ठीक है, अब जो ये स्टैंडिंग वेव बनेगी, मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एल है, तो ये जो नंबर स्टैंडिंग वेव बनेगी, ये जो लेंथ होगा, लेंथ इसी में ऐसे वेव बनने वाली है, ये जो लेंथ होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा बाई टू के। ऑब्वियस है ना, ये देखो ये कैविटी है सपोज करो ऐसे, तो एक वेव या तो ऐसे बन सकती है जिसके नोड कहाँ पे लाई करेंगे, तो ये लैम्डा बाई टू ही तो हुआ। या जैसे रेडिएशन की एनर्जी कम होगी, कुछ इस तरीके से वेव बन सकती है, तो ये लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू लैम्डा बाई टू के ही तो मल्टीपल में बढ़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने ये सोचा कि जो जो लेंथ है इस कैविटी का वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल होगा लैम्डा बाई टू के। जे की वैल्यू निकाल दो 12 बाई लैम्डा। जे जो है नंबर ऑफ हाफ वेवलेंथ शो कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पहले लैम्डा वेवलेंथ थी, अब लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा वेवलेंथ चेंज हो गई, इसमें कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बने होंगे या कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव चेंज हुए होंगे। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया गया, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए रेले जीन्स ने कहा कि हम एक जे स्पेस कंसिडर करेंगे कुछ इस तरीके से, जे स्पेस। ठीक है, जे स्पेस कंसिडर करेंगे, जे एक्स जे वाई जे जेड, ये नंबर ऑफ हाफ वेव लेंथ है एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में। ये लेंथ मान लो कि डीजे हो गई और इसका रेडियस जो है जे है। तो उन्होंने एक स्फेरिकल सेल कंसिडर किया जिसका रेडियस जे था, ये जे, और ये स्मॉल डी जे, जो कि नंबर चेंज बता रहा है स्टैंडिंग वेव में, ये वेवलेंथ चेंज होने की वजह से। और ये जो नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव जो बनेगा, स्टैंडिंग वेव जो बनेगा इन लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा चेंज होने में, जिसको हम जी लैम्डा या डी लैम्डा से दिखाएंगे, वो होगा किसके बराबर, इसके वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल के। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल कितना हो जाएगा, 4 पाई जे स्क्वायर डी जे। अरे इसका एरिया और थिकनेस तो यही तो होगा 4 पाई जे स्क्वायर डी जे, सॉरी ये वॉल्यूम है, एक सेकेंड, ये जो था वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, ये कितना था 4 पाई जे स्क्वायर डी जे। अब हमें नंबर फाइंड करना है, कितने नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बनेंगे, तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव उसको हम जी लैम्डा डी लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर होगा। एक बात बताओ, ये एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सेल है, इसमें एक क्वाड्रेंट को अगर हम लेंगे तो आज इसमें दो क्या है, दो इसके कंपोनेंट है, तो ऐसे निकालोगे 2 इंटू 1/8 इंटू ये 4 पाई जे स्क्वायर डी जे, ये कितना हो जाएगा 4, ये आ जाएगा पाई जे स्क्वायर डी जे। मतलब जो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बन रही है वो इतनी बन रही है लैम्डा से डी लैम्डा चेंज होने में। अब जे की वैल्यू हमारे पास पता है, उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो जो जी, और एक और चीज देखो, जे की वैल्यू कितनी है 12 बाई लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू सी बाई न्यू होती है, तो 2 न्यू एल अपॉन सी लिख सकते हैं। डीजे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एल अपॉन सी डी न्यू, तो ये कितनी हो जाएगी, लैम्डा अब किस में कन्वर्ट हो गया, न्यू में, तो जी न्यू डी न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई जे स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो 4 न्यू स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू डी जे की वैल्यू, वहाँ पे डीजे है तो डीजे की वैल्यू है 12 बाई सी डी न्यू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 पाई न्यू स्क्वायर एल क्यूब अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बन गया कितने में, लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी भी ऐसे चेंज हुई होगी ना, लैम्डा फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से रिलेटेड है ना। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बन गया इतने रीजन में, इतने चेंज होने में। तो हमें क्या चाहिए, पर यूनिट वॉल्यूम कितना बन रहा है ना, तो एल क्यूब क्या बताएगा, उस स्फेरिकल उस कैविटी का वॉल्यूम बता रहा है, तो एल क्यूब से जब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये पोर्शन, जो कि जी न्यू डी न्यू
अपॉन एल क्यूब है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। तो जो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव बने इतने वेवलेंथ चेंज होने की वजह से वो कितने बने 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। ठीक है, चलो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये रेले जीन्स का कॉन्सेप्ट था। अब रेले जीन्स ने ये कहा कि अब देखो रेले जीन्स ने ये कहा कि हमें तो नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव मिल गए हैं कितने में न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रीजन में नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव तो मिल गए। और एक स्टैंडिंग वेव से एसोसिएटेड जो है एक चीज ध्यान देना, जो ये कैविटी थी ना, ये जो कैविटी थी इसके वॉल जो है एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और सॉरी, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब क्या है, ऐसे टू एंड फ्रो, जिसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से क्या होता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी जाएगी हाफ केवीटी। तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एवरेज एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 2 इंटू 1/2 के टी, जो कि के टी के बराबर आ गया। तो एवरेज एनर्जी हमें पता चल गया, ये क्या है एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विथ स्टैंडिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव से एनर्जी एसोसिएटेड केटी है और नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इतने हैं, तो जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो एक बात बताओ, जो एवरेज एनर्जी तो हमारे पास आ गई केटी, तो जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी वो कितनी हो जाएगी यू न्यू डी न्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इस एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, इससे, यही होगा ना। एक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी ये है और नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव इतने हैं, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू के टी डी न्यू। ये एनर्जी डेंसिटी आएगी। इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे, इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ध्यान देना एक्सपेरिमेंटली कैसे आ रहा था ग्राफ कुछ इस तरीके से, लेकिन इसका जब तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ तक तो ये वैलिड रहता है, उसके बाद से ये डेविएट करना स्टार्ट होता है। ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था और ये जो है थ्योरेटिकल। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था कि ये जो है अल्ट्रावायलेट रीजन से पहले तक ये इसके साथ वैलिड था, लेकिन जैसे ही अल्ट्रावायलेट रीजन की फ्रीक्वेंसी इसमें रखोगे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करना स्टार्ट करना शुरू कर देता था। इसी को कहते हैं हम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफे। इसी को क्या कहते हैं अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ। तो एक चीज ध्यान दो कि एक्सपेरिमेंटल तो ये आ रहा था, थ्योरेटिकल ये, मतलब रेले जीन्स जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स का, क्लासिकल फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट यूज करें, ये जो एनर्जी है ये क्यों कैसे निकाल रहे हैं क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके ना। क्लासिकल फिजिक्स में लाइट जो है एक वेव नेचर होती है, उसके बेसिस पे ये निकाल रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ है। फिर आया एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट आया जिनका नाम था प्लैंक। तो ये यहाँ पे अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी बेसिकली ड्रॉबैक था रेले जीन्स का, क्योंकि यहाँ इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद से जो है इस पर्टिकुलर जो है ये जो है एनर्जी डेंसिटी डेविएट होने लगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया गया, तो एक बहुत बढ़िया फिजिसिस्ट है जिनका नाम था प्लैंक। प्लैंक ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ लाइट या फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव कितनी है, ये तो सेम ही रहेंगी 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू, ये तो सेम ही रहेगी। एनर्जी में दिक्कत आ रही है, तो वो प्लैंक ने ये कहा कि जो रेडिएशन कैविटी से, ये मान लो ये कैविटी है, इस कैविटी से जो रेडिएशन इसके वॉल से जैसे स्ट्राइक कर रहा है, ये अपना कुछ एनर्जी इसको दे रहा होगा कैविटी को, क्योंकि ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है।
वो एनर्जी जो शेयर हो रही है वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में हो रही है, ना कि कंटिन्यूअस हो रही है। और वो जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, वो इस फॉर्म में है, एनएच न्यू के फॉर्म में है। या इसको आगे लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, वो इस फॉर्म में है। एवरेज एनर्जी एसोसिएटेड विद अ स्टैंडिंग वेव इज इन दिस फॉर्म, क्वांटाइज्ड फॉर्म में है, कंटिन्यूअस नहीं है। जो रेडिएशन एनर्जी शेयर कर रहा है इस कैविटी के साथ वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ये कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन मैं अगले लेक्चर में कर दूंगा, काफी सिंपल सा है, अभी वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इतना समझो कि एनर्जी एसोसिएटेड विद स्टैंडिंग वेव इज दिस। ठीक है, तो जब फिर एनर्जी डेंसिटी तुम निकालोगे अगर, तो कैसे निकालोगे, एवरेज एनर्जी को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, जी न्यू डी न्यू, और ये चल क्या रहा है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट दिया, जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, एवरेज एनर्जी कितनी है, एच न्यू अपॉन ई पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन, और ये कितनी है, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी न्यू। अब एक बात बताओ, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हाई होने का क्या मतलब है, एच न्यू अपॉन के टी, इट इज ग्रेटर देन वन, ये ज्यादा होना चाहिए, वन से ज्यादा है मतलब ये बेसिकली नीचे वाला जो टर्म है, ई पावर एच न्यू अपॉन के टी, इट टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि ये इंक्रीज करता जाएगा, बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे इंक्रीज करेगा ये किसकी तरफ, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी कैसे होगी, कम होने लगेगी। मतलब जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, कम होने लग रही है एनर्जी डेंसिटी। तो ये सही साबित हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। जैसे जैसे तुम ये चीज बढ़ाने लग गए, ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया, ये इन्फिनिटी गया, तो पूरी क्वांटिटी कम हो गई ना, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी है तो टेंड टू जीरो होगा। तो हायर फ्रीक्वेंसी पे क्या हुआ है, रेडिएशन या एनर्जी डेंसिटी फॉल होने लगा, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर फ्रीक्वेंसी पे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, एच न्यू बाई के टी इज वेरी वेरी लेस देन वन, और जब इसको तुम एक्सपेंड करोगे ई पावर एच न्यू अपॉन के टी को, तो फिर अप्रोक्सीमेटली वन प्लस एच न्यू अपॉन के टी आ जाएगा। इसको यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ पे देखो ये वाली जो टर्म है वो कितनी हो जाएगी, यू न्यू डी न्यू की वैल्यू जो हो जाएगी सिंपली 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यू के टी डी न्यू, जब ये वाला चीज यहाँ पे पुट करोगे तो। ठीक है, और ये क्या है, ये रेले जीन्स का ही तो फॉर्मूला है। इसका मतलब ये हुआ कि रेले जीन्स का जो अप्रोच था वो लोअर फ्रीक्वेंसी तक तो वैलिड था, हायर फ्रीक्वेंसी पे प्लैंक का ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ, जिसकी वजह से हमें ये ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा देखने को मिला, और ये सारी चीज को एक्सप्लेन कर दिया। तो ये सही साबित कैसे हो पाया, ये सही प्रूफ कैसे हो पाया, प्लैंक का सिर्फ एक अजम्पशन था, क्या था, कि जो एनर्जी शेयर हो रही है इसके साथ वो क्वांटाइज्ड हो रही है, और क्वांटाइज्ड होने की वजह से ये चीज वैलिड प्रूफ हो गई। इसका मतलब ये है कि लाइट के पास सिर्फ वेव नेचर नहीं है बल्कि वो पार्टिकल नेचर भी रिवील करता है। अगले लेक्चर में हम ये फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, और उसमें और इसके कॉन्सेप्ट को और आगे एलाबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू।